तो सभी को नमस्ते। तो ड्रीम वर्ल्ड फॉर यूथ आज का ये टॉपिक है। मशहूर है तू, मशहूर हूं मैं, तेरा नाम सुकूं और मेरा नाम जुनूं। कि दोनों ही चीजें जरूरी है, सुकून भी और जुनून भी। पर ये जुनून होता किसमें है? युवा में। कैसे होता है? वो तब होता है जब उसके अंदर कोई सपना होता है, कोई जज्बात होते हैं, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है, ताकत होती है। लेकिन ये सब मर रहा है क्योंकि हमारा सिस्टम उस उबलते हुए खून को आंच देने की जगह उसको ठंडक दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। तो ये सिस्टम एक युवा के साथ क्या करता है और एक युवा क्या कह के सुनाता है, मैंने इस कविता में लिखने की कोशिश की है। गौर फरमाइएगा कि मुझे लिखाया गया, पढ़ाया गया, बस्ते ड्रेस और फीस में खूब खर्च कराया गया। मुझे लिखाया गया, पढ़ाया गया, बस्ते ड्रेस और फीस में खूब खर्च कराया गया, पर जीना नहीं सिखाया गया। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? शब्दों का व्यापार चला, समझ कहीं पे दिखती नहीं। परीक्षा भी ऐसी बनाई जो रटने से अधिक परखती नहीं। नंबर मिला, पैकेज मिला, डिग्री भी अच्छा, नंबर मिला, डिग्री मिली, पैकेज भी अच्छा पाया है। जीने का विश्वास अभी हाथ कहाँ लग पाया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेहनत की हिम्मत ना दी, ना हुनर दिया था हाथों में। मेहनत की हिम्मत, सब छूट जाता है मेहनत की हिम्मत। तो कहा कि मेहनत की हिम्मत ना दी, ना हुनर दिया था हाथों में, और ग्रेजुएट होकर खेती करूं, दम भी नहीं था बातों में। मैं शर्माए बैठा हूं, नौकरों से नौकरी की आस लगाए बैठा हूं, मैं हाथ फैलाए बैठा हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? पड़ गया जो बीमार तो इलाज कौन कराएगा? हॉस्पिटल बनाम दुकान का बिल कौन चुकाएगा? मर मर के जीता हूं पल पल, डर डर के जीता हूं कल में। इसमें मेरी क्या गलती है? और क्या कह रहा है युवा, देखिए कि गाड़ी, कपड़े और फैशन से इज्जत मिलेगी दिखाया गया। आज ही हमने पढ़ा क्लास में, गाड़ी, कपड़े और फैशन से इज्जत मिलेगी दिखाया गया। रिश्ते नाते इंसानियत से धन को बड़ा बताया गया। कुर्सी पे बैठा हर जालिम पैसे का भूखा दिखता है। दफ्तर के दरवाजों पर अब भी मुझको डर लगता है, अब भी मुझको डर लगता है। और मैं भी थोड़ा भ्रष्ट हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? अपनों की परिभाषा अब संकीर्ण होती जा रही है। अपनों की परिभाषा अब संकीर्ण होती जा रही है। गैर शब्द की आड़ में पूरी दुनिया समा रही है, और आवश्यकताओं की हद भी तो नजर कहाँ आ पा रही है। इन अपनों के लिए गैरों को लूट लिया तो क्या किया? इन अपनों के लिए गैरों के हाथों में बंदूक लिया तो क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? और आखिरी पैराग्राफ में इसको सबको समेटते हुए कि मेरी तरह हर बच्चे में, मेरी तरह, एक युवा क्या कह रहा है कि मेरी तरह हर बच्चे में पूर्ण शिक्षक, पूर्ण स्कूल, अच्छे दफ्तर, अच्छे हॉस्पिटल, निर्भय समाज, निर्भय बाजार, एक ही देश हो एक संसार। मेरी तरह हर बच्चे में ये सुंदर तस्वीरें पलती है, और जान गया हूं जब ये सच, तो आने वाली पीढ़ी को मैं ऐसा कैसे कह दूं कि इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये एक बड़ा सपना हर युवा के अंदर पल रहा है। वो चाहता है कुछ करके दिखाना, कुछ करना, कुछ सजाना, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पूरी परंपरा उसके खिलाफ काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि एक नौजवान इस दुनिया में आने के बाद जब उसकी उम्र 15-17 साल बढ़ती है, तो वो बहुत कुछ करना चाहता है। वो क्या क्या चाहता है, किस तरह के अरमान रखता है, आज इस पर हमारे दो युवा मौजूद हैं। एक तरफ हमारे अभिषेक भाई और हेमा बहन है, और दूसरी तरफ हमारे प्रांजल भाई और पूर्णाक्षी बहन। पूर्णाक्षी बहन रायपुर से हैं, और ये बिलासपुर से, ये बुरहानपुर से, और आप बिलासपुर से। इस तरह से ये सब अपने प्रश्न रखेंगे। और हमारे बीच में ह्यूमन एजुकेशन एक्सपर्ट अजय भैया, मैं आपको
मंच पे आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ। ज़ोरदार तालियों से स्वागत हो जाए अजय भैया का। और आपके भी प्रश्न आप अपने व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं हमें। नंबर है 996884। फिर से नोट कर लीजिए, 996884। हम सब जूम पर लाइव हो ही रहे हैं और यूट्यूब पर भी हमारा ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। एमसीवी के यूट्यूब का इस चैनल का नाम है। आइए भैया, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। नमस्ते भैया। तो सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां अनीस भाई के लिए। एक शानदार आगाज़ के साथ शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। तो फ्रेम ठीक कर लो, ऊपर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। जी। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो लोग हेलो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा मॉनिटर में बढ़ाना पड़ेगा। हेलो वो सभी हेलो से हेलो 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 चेक। और थोड़ा मेरा वाला माइक। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, और थोड़ा सा हो सकता है तो अच्छा है। हेलो जी, ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार, बताएं। बहुत दिनों बाद हरीश केशरी भैया दिख रहे हैं भोपाल से। तो ऑनलाइन हमारे पास जुड़े हुए हैं अभी 28 लोग और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं पूरा खचाखच भरा हॉल। तो अभी इसमें हम सब ये आज जो विषय डिस्कस करने बैठे हैं वो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो सभी को एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि मार्च में 11 से 13 मार्च हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, जिसमें हम इनवाइट कर रहे हैं कि पूरे देश से युवा आएँ। और युवा कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, इस पर थोड़ी बातचीत करें हम लोग मिलके। तो उसी कड़ी में इस मंथ जितने हमने आज कजे किए हैं, आज कजे जो कि हर संडे हम एक सत्र करते हैं जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं ज़िंदगी से जुड़े हर मुद्दे पर। और भैया के पास क्योंकि हम देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ज़िंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब यहाँ पर है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको परखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी में इस महीने, ये दिसंबर भी है तो इस महीने का भी आखिरी सत्र है, इस साल का भी आखिरी सत्र है। तो एक बार इस साल जितने सत्र हुए उसमें जितने लोगों का योगदान रहा सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। ये लगातार तीसरा साल चलता हुआ जिसमें आज का जय हम हर संडे कर पा रहे हैं। तो इसमें पूरे एमसीवी का पूरे जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो लोग ऑफलाइन जुड़ते हैं, जितनी टीम है ना, हमारा मिहिर की टीम का, सभी का इधर इधर ये देखो हाँ उधर, ठीक है। तो इन सभी का जो पूरा रोल है उससे ये पूरा कार्यक्रम चलता है। और उसमें इसलिए हम हर बार सोचते हैं कि किस प्रकार से ये और ज़्यादा लाइफ से जुड़ा हुआ और ज़्यादा एक्चुअली जैसा जीने में कुछ एड ऑन हो सके, ऐसा कोई कार्यक्रम होता जाए। तो इस साल का ये आखिरी सेशन है, तो इसलिए आप सब भी इसको और इंटरेक्टिव बनाएं और उसको इसमें वाकई कोई ऐसा कंटेंट निकले जो हम सभी के लाइफ में कुछ एड ऑन हो। ये आप हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं भी ट्राई करूँगा, अभिषेक भी ट्राई करेंगे, हिमा भी ट्राई करेंगे, पूर्णाक्षी भी ट्राई करेंगे कि इस सेशन से हम कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो भैया की तरफ से तो हमको मालूम है 100% रहता है, तो हम लोगों की तरफ से जितने % रहेगा तो वो निकल के आएगा उतना %, ऐसा मेरा मानना है। तो इस महीने के जो तीनों टॉपिक्स थे जिस पर हम बात कर चुके हैं, हेलो, हाँ, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी पहली बात हमने करी थी कि युवा का मतलब क्या होता है। उसके बाद में फिर हमने ये जाना था कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं युवाओं की। और बीच में सेकंड संडे को हमने जो बात करी थी वो थी, किसको याद है? हाँ, स्टेटस ऑफ टुडेज यूथ, ठीक है, कि आज का युवा है कहाँ। और अब ये तीनों के बाद में अब हम बात कर रहे हैं कि सपनों की एक ज़िंदगी आदमी बनाता है अपने लिए। और क्यों हम इसमें बात कर रहे हैं ना ड्रीम वर्ल्ड फॉर यूथ की, क्योंकि भले ही सपने है ना देखते हम कई बार बचपन से हैं, सुनते हैं, लेकिन जवानी को वो दौर माना जाता है जब वो सपनों को पूरा किया जाता है। उसके बाद में फिर उस रिज़ल्ट को देखा जाता है कि जो किया उसका क्या रिज़ल्ट आया। तो सपने को पूरे करने की जो बात कही जा रही है, जितना मेरा देखा है कि इस उम्र को ही माना जाता है कि इस उम्र में सपने पूरे किए जाएं। पर वही कि वो वर्ल्ड कैसा हो, इसमें कई बार हम
चर्चाएं करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। तो एग्जैक्टली चलिए आज बैठ के इस सत्र में हम ये बना लेते हैं कि एग्जैक्टली में वो ड्रीम वर्ल्ड सबके अलग अलग होंगे, कोई एक होगा तो कैसा होगा। तो इस पर कुछ आज हम डालेंगे, और ड्रीम वर्ल्ड होगा और ड्रीम और रियलिटी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सपनों का और हकीकत से क्या नाता है, कि जो हकीकत है उसी के ड्रीम होंगे, ड्रीम कुछ और हकीकत से कुछ अलग है, या ड्रीम होते भी क्या हैं। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, और इसी के अंदर इसका मतलब कुल मिलाकर सार में ये बात पकड़ने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली में युवा चाहता क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र की इन्हीं बात के साथ में। और अनीस भाई ने शेर के साथ शुरुआत करी, तो हम भी एक सपनों की बात हो और ये वाला शेर ना है तो थोड़ा सा अधूरा रहता है, तो शेर को ले लेते हैं। हालांकि वही उसमें क्या है उसको समझेंगे उस शेर को, कि बहुत बहुत कॉमन है कि, है ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब देखते हैं कि हौसले और पंख नहीं हो तो क्या करेगा बेचारा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है ही हर जगह पे। तो इसलिए अपन इसी से शुरुआत करते हैं कि ये सपने जो हैं और चाहत जो है, इनका कनेक्शन क्या है, और युवा से इसका क्या कनेक्शन है। ये तीनों बातों पे से आप शेयर करें और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक बात, बहुत ही बढ़िया। आप सभी लोग यहाँ पर इसको सुनने के लिए आए, दिन भर सुनने के बाद फिर से सुनने को तैयार। तो आपके धैर्य का भी जवाब नहीं, हमारा तो क्या है। तो हम लोगों ने जो पीछे बात करी है उसमें ये समझने की कोशिश करी कि एक बच्चा क्या होता है और कैसे रियल वर्ल्ड से काल्पनिक दुनिया में हम प्रवेश कर जाते हैं, है ना। थोड़ा मेरा चला गया स्पीकर क्या, हाँ अभी आ गया। तो आप छोटे बच्चे को देखेंगे, वो अपने घर को अपना घर मानता है, मानते हैं। थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद वो बाजू वाले घर को भी अपना घर मानता है, और थोड़ा उम्र होने के बाद पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को अपने ही गली मानता है। तो किसी भी बालक में जब उम्र का विकास हो रहा होता है तो वो अपने की जो सीमा है उसको वो फैला के जीना चाहता है। और एक समय के बाद पूरा शहर उसके पिताजी का, एक उम्र के बाद पूरा देश उसका। ये एक बच्चे का स्वाभाविक ग्रोथ होता है, और इसी बीच में वो युवा होता है। अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ कम पड़ जाते हैं, सिस्टम कहाँ कम पड़ जाता है, परिवार कहाँ कम पड़ जाता है, कि एक परिवार ही अपने में पूरा नहीं पड़ता है, वो समस्या के साथ खड़ा होता है। तो वो क्या करता है, बच्चे को बताता है कि बेटा ये बाजू वाला घर तुम्हारा नहीं है। तो बच्चे में अपनेपन का विस्तार हो रहा होता है और पूरा सिस्टम उसको संकुचित कर रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है। एक निश्चित आयु में हम ये सब समझा देते हैं कि तुम्हारा कोई भी किसी का नहीं है, और यहीं से काल्पनिक दुनिया खड़ी होती है जिसको वो अपना देखना चाहता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो इस प्रकार का अपनेपन का विस्तार होना या विस्तार के साथ जीने का तो कोई प्रावधान उपलब्ध ही नहीं है। तो आज जो भी प्रचलित परंपरा है, सिस्टम है, एजुकेशन है, संविधान है, वो क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है, बच्चे को ये बता रहा है, जो उसकी मौलिक चाहत है वो फैल के जीना चाहता है, और हम सब उसको संकुचित करते हैं। जब संकुचित करते हैं तो ये जो संकुचन उसको स्वीकार नहीं होता है। तो संकुचन स्वीकार नहीं होता है तो फैलने की जगह कहाँ बची रहती है, रियल वर्ल्ड में तो खत्म हो गई, तो अब काल्पनिकता में खो जाता है। तो जिस सुख की तलाश उसको अपनेपन के साथ है और वो अपनेपन का टाइमली विस्तार करना चाहता है, वो होता नहीं है, तो अभी वो सुख को अपने कल्पना में ले जाता है। तो फिर वो ड्रीम वर्ल्ड की बात आ जाती है। और ड्रीम वर्ल्ड में फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि ड्रीम में तो कोई वास्तविकता होती नहीं है, हम किसी वास्तविकता के बारे में ही उटपटांग कल्पना करते हैं, उसी का नाम ड्रीम है। तो फाइनली उसका ड्रीम वर्ल्ड जो है वो केवल संवेदना तक ही चला जाता है। इस प्रकार से एक सुंदर दुनिया केवल संवेदनात्मक दुनिया रह जाती है, केवल सेंसरी फीलिंग तक ही उसको बचे, क्योंकि इसके अलावा कुछ हाथ में नहीं आता है। अगर अपनापन, और अपनापन का ब्यूटी ये है कि वो जब तक विस्तार नहीं होता उसका तब तक वो अपनापन रहता ही नहीं, हर दिन उसका विस्तार मांगता है। तो एक युवा वो पूरे विश्व को अपना मान के जीना चाहता है, कम से कम एक प्लेनेट। जब तक
एक प्लेनेट को अपना मान के जीने का लायक नहीं होते तब तक उसका ड्रीम वर्ल्ड आता ही नहीं होता, मतलब रियल वर्ल्ड में खड़ा ही नहीं होता, तो ड्रीम में हम खो जाते हैं। ये बात समझ में आई? तो पूरा सिस्टम, पूरा एजुकेशन इसको सहयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं बना के रखी हमने, ये पूरी दुनिया बना के रखी है अपने और पराये की। तो अपने पराये में अभी ये रिडक्शन मैकेनिज्म है, ये घटते क्रम में है ना। पहले पर दूसरे मोहल्ले से हमारा मोहल्ला अलग है, फिर हमारे मोहल्ले में दूसरे घर से हमारा घर अलग है, फिर हमारे घर में भी 2 बेडरूम है, हमारा कमरा अलग है, तुम्हारा कमरा अलग है। तो जो अभी वर्तमान का जीना है वो घटते क्रम में है, और बच्चे बढ़ते क्रम में जाना चाहते हैं और अपनेपन का विस्तार करना चाहते हैं। हम अपनेपन को घटाते जाते हैं। इस प्रकार से कोई रियल वर्ल्ड के साथ तालमेल बनता नहीं है, प्राकृतिक चाहना जो बच्चे की है उसके अनुसार। ये बात समझ में आया? तब क्या हो गया, आज युवा जो है काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है। उसका सुख कोई काल्पनिक है, उसकी सफलता कोई काल्पनिक है, और वो सुख सफलता को और अगर ध्यान से देखेंगे तो वो केवल सक्सेस है कहीं पर, वो फाइनली कहाँ पर है, सेंसेशन में ही सक्सेस होगी, क्योंकि और तो हाथ में नहीं आया कुछ भी। ये बात समझ में आया? उधर से गया होगा, कुछ हिलडुल गया। हाँ हेलो। तो ऐसे में ये जो सेंसेशन में उसने एक वो बना के रखी रहती है, उस इमेजिनेशन से हल्का सा भी इधर उधर चूक होती है तो वैसे ही उसका एकदम फिर है ना, ये बुरा वो बुरा सब बुरा, और दुख और है ना पीड़ा और गुस्सा और सब चालू होने लगता है। ठीक और बात, ऐसा आज की डेट में देखा जाए तो मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है। ठीक बात है। या तो बच्चा अपने मौलिकता के साथ रहे तो वो दिक्कत में रहे, और नहीं तो अपनी मौलिकता को जल्दी से सोच छोड़े और ये मान ले कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो काम पे लग ले। तो उसके बाद हम बताते हैं कि युवा नहीं रहता, वो उसकी मौत हो जाती है और लाशें हम कभी भी दफना दो। इनसेंसिटिव हो गया वो, है ना। तो जो मौलिक चाहते हैं वो खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा केवल कुल मिलाकर शरीर है, जिंदा है, और उसके लिए कुछ काम करते रहते हैं। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा कि जो ये बात हो रही है कि रियल वर्ल्ड और इमेजिनेशन का वर्ल्ड, ये दोनों एक होना है या अलग अलग होना है? एक होना है कि अलग अलग होना है? एक ही होना है ना। तो इसमें हार्मनी क्यों नहीं है? इसमें हार्मनी इसीलिए नहीं है क्योंकि रियलिटी को हम समझे नहीं है और सिस्टम उस प्रकार से डिजाइन नहीं है। अब या तो युवा मिलके केवल सिस्टम गाली दे, है ना, अब जो है सो है, या फिर युवा अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहले समझने के लिए लगाए, और समझने के लिए लगाए तो कम से कम जो रियलिटी है, जिस प्रकार के फैलाव के साथ हम जीना चाहते हैं उस प्रकार के कैसे जी सकते हैं उसको समझा जाए, है ना। तो मैं नहीं मानता कि आपको अच्छे सपने देखना चाहिए। मेरा ये कहना नहीं है बच्चों को कि तुम बड़े सपने देखो, है ना, अच्छे सपने देखो। मेरा तो ये कहना है कि सच्चाई को देखो। आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया है, बड़े सपने देखो, अच्छे सपने देखो, ऊंचा सोचो, नीचा सोचो, ये सोचो, वो सोचो। युवा शक्ति में आग लगा दो, जैसे अभी अनिश भैया कह रहे थे, बत्ती लगाओ, है ना, ठंडी मत करो उसको। कुछ और कहना चाह रहे हैं, शब्द में यही था, लेकिन भाव उनका अच्छा है। तो बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, हम सच्चाई को समझें। युवा होने का मतलब मेरे हिसाब से यही है, जो सच्चाई को समझ गया वो युवा। सच्चाई नित नवीन और युवा भी नवीन। और सच्चाई को नहीं समझा, सच्चाई बासी नहीं होती है, पुरानी नहीं होती है, हर दिन नहीं होती। जैसे हर दिन दिन निकलता है, वो नया रहता है कि पुराना? नया रहता है कि पुराना? ना नया रहता है ना नया पुराना रहता है, वो नवीन रहता है, साइक्लिक है ना। हर दिन सच्चाई अपने आप में नवीन है, उसमें कोई बासीपन नहीं है। तो युवा होने का मतलब ये है कि सच्चाई को समझो, जिंदगी क्या है ना। ख्वाब से जगने की जरूरत है, कोई ऊंचा ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, कोई नीचा ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सच्चाई को समझेंगे तो हर बालक अपनेपन का विस्तार करना चाहता है, हाँ या ना? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि नहीं है?
उसका प्रमाण बचपन में मिल जाता है हमको। अब अपनापन क्या है, कैसे इसका विस्तार हो सकता है, कितना विस्तार होना है? इतना विस्तार होना है कि पराया खत्म। अपनेपन का कितना विस्तार कि कोई पराया न बचे। युवा तो इसका नाम है। अब लेकिन ये अपनेपन के साथ जीने का तरीका क्या होगा? यदि हम इसको ठीक समझते नहीं है तो वो घूम फिर के वापस अपने का मतलब संवेदनात्मक ही हो जाता है ना, केवल सेंसरी जीना हो जाता है। तो अपनेपन का विस्तार हो, ये कामना है, और अपरायापन खत्म हो। कम से कम किस लेवल तक जाने की बात हो रही है? युवा का मतलब किस लेवल तक जाने की बात हो रही है? कम से कम एक प्लेनेट की बात तो करें। अभी आगे अलग प्लेनेट की बात भी कर लेंगे। अगर मंगल ग्रह पे भी कोई मानव जाति रहती होगी तो उसके साथ भी अपनापन के साथ हम रहना चाहते हैं। ठीक, वो बात का कार्यक्रम। अभी का कार्यक्रम क्या? कम से कम एक धरती। कम से कम एक धरती में ये जो देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये जो परायापन का जो मामला है, ये बालक को, युवा को स्वीकार नहीं है ना, मेरे ऐसा मानना है। तो इससे मुक्ति होकर हम जीने के तरीके को समझ पाएँ, जी पाएँ, ये मुझे लगता है हमारा रियल वर्ल्ड होगा। और यही हमारा ड्रीम भी है, क्योंकि ड्रीम का मतलब अभी यहाँ पर इतना ही कि जो हम चाहते हैं वो उसको हम ड्रीम कह सकते हैं, और वैसा जीना हो जाए उसको हम रियल कह सकते हैं। तो ऐसे ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आने की ज़रूरत है। ऐसे सारे सपनों को हकीकत में बदलने की ज़रूरत का मतलब इतना है कि इसका कोई नियम है, किस प्रकार से एक मानव, एक परिवार, एक देश, अनेक देश, हम सब लोग मिलकर विश्व परिवार की तरह रह सकते हैं, अपनेपन के साथ रह सकते हैं। उसका एक निश्चित तरीका है, उसको समझने की ज़रूरत है। जी, ज़्यादा ज्ञान हो गया? ये तो सभी बताएंगे जो सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन और सामने भी जो बैठे हैं। आप लोग अपना कुछ भी, अगर आपको इसमें से कोई निष्कर्ष भी बनता है उसके शेयरिंग के लिए भी आप हाथ उठा सकते हैं, कि ये वेरीफाई करने के लिए। और कोई क्वेश्चन बने तो उसको भी पूछने के लिए बीच में हाथ उठा सकते हैं, हैंड रेज करके, या यहाँ पर भी हैंड रेज करके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को भी हम घर ले जाते हैं, या फिर हो सकता है कि हम उस शेयरिंग को भी समझ में कुछ और इंटरप्रीट कर लिया और उसको भी हम घर ले जाते हैं। तो दोनों में ही वो एक्चुअली में ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाता। तो इंटरेक्टिव तभी बन पाएगा जब आपको जो भी समझ में आ रहा हो उसको आप यहीं की यहीं एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें, या फिर उसको क्वेश्चन कर लें जो भी लग रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। जी सर। आप तीनों को कुछ कर रहे हैं? पहले मैं कर लेता हूँ। कुछ बचेगा तो कर लेंगे। कुछ छूटेगा तो ये क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ ही है तो भी उसको कर लेते हैं। वैसे तो मतलब ऐसे तो चाहते वाले बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अपन जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बात में, तो एक बहुत छोटी सी दिखने वाली चीज़ है जिसको बहुत इग्नोर करता है ना यूथ में। मैंने देखा कि लगता है बाद में देखेंगे यार इसको, जाके छोटी सी चीज़ तो है, और वो है यही कि द्वंद्व जो रहता है। जैसे अभी आपने जो बातें बताई है ना, कि रियलिटी, सपने, सच्चाई, है ना, और वही संकुचन, विशालता। तो हाँ ठीक है, एवरीथिंग फाइन, बट देखेंगे इसको ना। अभी मेरे को अच्छा, उस जो सेंसरी वाली जो बात है कि अभी अच्छा लगना चाहिए बहुत, है ना, मतलब ठीक है। अगर हम देखें तो आज की मेन चीज़ है कि अच्छा लगते रहे, फिर देखेंगे बाद में कि उससे क्या अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगेगा ही नहीं तो क्या मतलब। और अब उसके चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें खुद के अंदर द्वंद्व आता है। तो युवा क्या चाहता है, अगर हम बात कर रहे हैं ना ड्रीम वर्ल्ड की बात करें, तो उसमें तो वो ऐसी चीज़ चाहता है कि द्वंद्व खत्म हो जाए। ये भी एक है, बहुत बहुत मिनिमम पे है, लेकिन है ना, जैसे बहुत बड़ा महल चाहता है, बंगला चाहता है, गाड़ी चाहता है, काम करना नहीं चाहता, ठीक है। एक तरफ है ना पूरा खुल के जीना चाहता है, और दूसरी तरफ प्राइवेसी चाहता है, ठीक है। तो ऐसा उसको खुद के जीने में जो उसके प्लान्स हैं उसमें बहुत सारा ये छोटी सी द्वंद्व है, और उसके कारण वो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है जीने में। तो इस क्यों है और क्या सोल्यूशन? ठीक बात है। दो तरह की चाहना है, एक होती है मौलिक चाहना, एक होती है प्रभावित चाहना। मौलिक चाहना तो सब बच्चे लेके पैदा होते हैं। प्रभावित चाहना क्या होती है? उसको डिफाइन करता है सिस्टम। आपकी मौलिक चाहत को पूरा करने के लिए जिस प्रकार का भी सिस्टम होगा, एजुकेशन होगा, उसको डिफाइन कर देता है। और डेफिनेशन अगर रॉन्ग है तो वो मौलिक चाहत और प्रभावित चाहत में कन्फ्रंटेशन होता है, और उसका कुल कारण मानव में बनता है द्वंद्व के रूप में। जैसे हर बालक स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है, हर पिछली बार हमने चर्चा किया था कि हर आदमी स्वतंत्रता और स्वराज्य पूर्वक जीना चाहता है। हर बालक जीना चाहता है, हर युवा जीना चाहता है। अब स्वतंत्रता को डिफाइन कैसे करते हैं हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के एजुकेशन ने और आज के सिस्टम ने उसको डिफाइन कर दिया मनमानी में। तब क्या हो गया? अब वो मनमानी को स्वतंत्रता मान के चलता है।
तो मनमानी करने लगता है। लेकिन मनमानी करने से स्वतंत्रता प्रमाणित नहीं होती है, सफल नहीं होते हैं, फंस गया वहां पे जाके। एक तरफ बच्चा बिल्कुल प्राइवेसी नहीं चाहता है, चाहता ही नहीं है, वो तो सबके साथ मिक्स होकर जीना चाहता है, ठीक, सबके साथ सबको अपना मान के जीना चाहता है। दूसरी तरफ सिस्टम ने ये डिफाइन कर दिया कि सुख तो केवल इंद्रियों में है, सुख तो केवल इंद्रियों में है। आदर्शवाद ने डिफाइन कर दिया कि सुख तो केवल ईश्वर में है। तो जब बच्चे ने ये पकड़ लिया, ईश्वर हाथ में आया नहीं, इंद्रियां हाथ में आई, और ईश्वर के प्रति सुख को पता चला नहीं कभी, है ना, वो तो एक और ही काल्पनिक हो गया। तो इंद्रियों के साथ खड़े होने पर कोई ना कोई सुख हमको प्रतीत होते ही, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, जो भी लगता है। तो ये रॉन्ग डेफिनेशन के कारण क्या हो गया, अब उसको प्राइवेसी चाहिए, है ना। प्राइवेसी यहीं से शुरू होती है, प्राइवेसी का सारा मामला। जब इंद्रियां ही सुख है तो हमको अब हर जगह प्राइवेसी चाहिए, शारीरिक रूप से प्राइवेसी चाहिए। अब हम लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं उसमें भी प्राइवेसी चाहिए, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं उसमें भी प्राइवेसी चाहिए, फिर हमको रहने के लिए भी प्राइवेसी चाहिए, फिर हमारा बेडरूम भी अलग होना चाहिए, फिर बाथरूम भी अलग होना चाहिए, फिर हमारा घर भी अलग होना चाहिए। अब वो प्राइवेसी में पड़ गया। अब ये द्वंद्व हो गया, चाहते तो हैं सबके साथ अपनेपन के विस्तार हो, रॉन्ग डेफिनेशन के कारण ये जो खुशहाली है ये इंद्रियों में डिफाइन हो जाने के कारण अब क्या हो गया, ये संकुचन के लिए आपको बाध्य करती है। इस प्रकार के कंट्राडिक्शन में फंस गए। आज बहुत सारे युवा देखो, हमारे घर में देखो तो दिखते हैं कि वो दरवाजा बंद कर लिया और दिन भर बंद रहता है उनका दरवाजा, क्या कर रहे हो वो अंदर, है ना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा, उनको ही समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। कहाँ से हो गया ये कि सुख उन्होंने डिफाइन कर लिया, सुख कहाँ है, इंद्रियों में ही है, तो प्राइवेसी चाहिए, है ना। अब फंस गए आप एक तरफ सोशल होना चाहते हो, दूसरी तरफ प्राइवेसी। अब इन दोनों में कोई योग मैचिंग ही नहीं, कहाँ पर जाकर इनमें तृप्ति होगी, कितना प्राइवेट कितना सोशल। इस तरीके से हम तमाम द्वंद्व में फंसे हुए हैं, है ना। हम सबको सुविधा चाहिए, श्रम करना ही नहीं है। ये सब क्या है, जब आप ड्रीम वर्ल्ड की बात करें तो उसमें नहीं है ये, है ना। लेकिन ये रॉन्ग एजुकेशन, रॉन्ग सिस्टम के साथ खड़े होने पर हमारी हालत ये हो गई है। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो अपना काम खुद नहीं करना चाहता है, सारे बच्चे अपना काम खुद करना चाहते हैं। तो ये तो समाज में जो नॉर्म्स हमने खड़े कर दिए कि बड़ा आदमी वो होता है जो कार का दरवाजा भी नहीं खोलता है ना, तभी तो बड़ा आदमी होता है। बड़ा आदमी ये होता है जो केवल साइन करता है, टाइप कोई और करता है, साइन कोई और करता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके नोट भी दूसरे नौकर गिनते हैं, खुद ही गिनने तो क्या मतलब। तो जिस प्रकार की हमने परिभाषाएं दी हैं, है ना, उसका उनका कोई विकल्प हमको मिलता नहीं है युवाओं को, और उन परिभाषाओं पे चल के देखते हैं, तृप्ति होती नहीं है। तो ये सब का सार में घूम फिर के ये पहुंचता है कि केवल जो खाया पिया, है ना, जो हाथ में आया, जो इंद्रियां पकड़ में है, उसमें जो सुख पकड़ में है वही सुख है। जिस दिन इंद्रियां सुख साबित हो जाता है उस दिन फिर मीन्स का भी कोई मतलब नहीं रहता, किस विधि से सामान मिले, कहाँ से मिले, उसका कोई गौण नहीं आता है। तो आप गलत तरीके से मिले, सही तरीके से मिले, अब मुद्दा ही खत्म हो गया। अब तो सामान चाहिए, सुविधा चाहिए, चाहे वो सही गलत का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस प्रकार से साधन सर्वोपरि हो गए, माध्यम भी गए, कोई भी माध्यम हो, गलत तरीके से भी सफलता मिले चलेगी, है ना। नाम होना चाहिए, बदनामी से हो जाए, भले नाम होना चाहिए चाहे बदनामी से हो जाए। इस प्रकार के झंझट में अपन फंस गए। अब वापस इसको रिवाइंड करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपने बोले उससे मुझे एक ध्यान गया कि इस माध्यम से कि एक साइड युवा है और एक साइड उससे जुड़ा एक सिस्टम है, हाँ जी। जो हो सकता है युवाओं के माध्यम से जुड़े लोग जो हैं वो सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, या युवा का भी उसमें रोल है। तो मुझे ये जानने का हो रहा है कि फिर जो सिस्टम को, जिनके नॉर्म्स है, जो गवर्न कर रहा है, उसमें युवाओं का क्या रोल होना चाहिए, जिससे कि वो जो चाहता है एक्चुअल में वो उससे कॉम्पेंसेट हो, उससे कॉम्प्लीमेंट्री हो। वही दो ही काम हो सकते हैं, या तो जो चल रहा है सिस्टम उसी को सपोर्ट करने के लिए युवा खड़े हो जाएं, बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, है ना, तो उसी को मजबूत कर दे रहे हैं। तो आने वाले बच्चों के लिए प्राण संकट हम तैयार कर ही रहे हैं। दूसरा होता है कि हम उसका विरोध करें, विरोध करके भी कहीं पहुंच नहीं रहे। तीसरा हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कि सही तरीका क्या है, सही जीने का स्वरूप क्या है, हम स्वतंत्रता और स्वराज्य पूर्वक कैसे जी सकते हैं। ये अगर हमको समझ में आ जाए, हम ऐसे जिए,
ऐसे जीने के लिए हम जन चर्चा करें, तमाम युवाओं से बातचीत करें कि भाई स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों भाई अरण्य स्वतंत्रता पूर्वक जीना है कि नहीं जीना है, दो लो जीना है उनको। तो ऐसी टीम तैयार करिए, चर्चा करिए, स्वतंत्रता को ठीक से परिभाषित करिए, समझिए, तमाम महापुरुषों ने जो कुछ कहा होगा, नागराज जी ने कुछ कहा, अजय दामा कुछ कह रहे हैं, उस सबको मिला के समझिए, और समझने के आधार पर स्वतंत्रता को ठीक से पहचानेंगे, स्वराज्य को ठीक से पहचानेंगे, अपनेपन को ठीक से पहचानेंगे, और ये इसका विस्तार कैसे होता है उसको समझेंगे, जिएंगे। तीसरा काम ये हो सकता है, सिंपल। पर अब अभी जैसे आपने हम सुबह से जो हमारी बात चल रही थी सुविधा वाली, हाँ, तो उसमें यही निकल के आया है कि जब तक हमारा ध्यान पूरा सुविधाओं सेंट्रिक है हम्म। तब तक ये समाधान, ये सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हाँ, जो स्वराज की बात हम कर रहे हैं एज ए युवा की, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका ध्यान भी अभी नहीं जाएगा उधर, क्योंकि सिस्टम और एजुकेशन के थ्रू वो तो इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है। एजुकेशन फॉर सुविधा और सिस्टम सारी प्रेरणा इसी के लिए, तो ध्यान कैसे जाएगा? ध्यान वही। जाना चाहिए तो समझ में आ रहा है, लेकिन देखो, कैसे जाएगा? जब वो कहा गया है, वो ये कहा गया है कि भूख लगी होगी तब तो आपका ध्यान भूख पे ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सब भूखे ही हो, सारे युवा भूखे बैठे, खाने को नहीं मिल रहा उनको, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो खाना खाने के बाद तुरंत सोचो, सोच ही सकते हैं समाधान की जरूरत है कि नहीं, स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है कि नहीं, है ना। कितना सामान इकट्ठा करने के बाद हम ये मानेंगे कि अब हमारा ध्यान जा सकता है सही जीने पे? ऐसा कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई मात्रा नहीं है। लोग माने रहते हैं कि मेरी एक बार नौकरी लग जाए, मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, तो फिर मैं सोचूंगा ये। अभी भी आज तो मेरे घर में खाने का इशू है ना, ये खाने का इशू नहीं था तब भी आपको समझना जरूरी था, खाने का इशू हो तो भी समझना जरूरी है। ये तो मैंडेटरी है, मतलब आवश्यक है, परम आवश्यक है। खाना भी आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यक है। तो हम ये मानते हैं, बहुत सारे युवाओं को मैं देखा है, बहुत सारे प्रौढ़ को भी देखते हैं, अरे भैया अभी तो हमारा सेटलमेंट हो जाए, थोड़ा सा घर बन जाए, घर में 2 कमरे कम है, उसके बाद सोचेंगे, है ना। ये तब भी जरूरी था, आज भी जरूरी है, कल भी जरूरी रहेगा। तो जो चीज़ हमेशा जरूरी है उसकी हमेशा महत्वपूर्णता को हमको पहचानना ही पड़ेगा, और जो कभी कभी जरूरी है वो सुविधा है। तो ये नहीं हो सकता कि सुविधा का पहले पक्का वायदा हो जाएगा फिर हम समाधान पे काम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एमसीयू में कई लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, एमसीयू में, कि सबके लिए सुविधा पहले सुनिश्चित हो जाए तो लोग समाधान पे काम कर ले। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। सारी सुविधा होते हुए भी अगर हमको समाधान नहीं हुआ है तो हम समाधान संपन्न नहीं हो सकते हैं। खाली सुविधा प्रोवाइड कर देने से समाधान नहीं होता है। माइक कहाँ गया आपका? क्योंकि बिना समाधान के निश्चित कैसे हो कि कितनी सुविधा है? हाँ, बिना समाधान के तय ही नहीं हो रहा है कि सुविधा कितनी पर्याप्त है, नहीं पर्याप्त है, कितनी चाहिए नहीं चाहिए, वो अकल का है। तो उस अकल के बिना हम आवश्यकता का आकलन नहीं कर पा रहे हैं और तय नहीं हो पा रहा कितना सुविधा चाहिए, है ना। अभी कई सारे बच्चे यहाँ पे मांग करते हैं कि हमारे को तो माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बिना क्रीम निकला हुआ दूध पिलाया जा रहा है, क्रीम का दूध पिलाया जाए ताकि हम और सुविधा बढ़े। तो ये समझ में आ ही सकता है, उदाहरण के लिए एक मजाक भी हो सकता है, लेकिन ये हमको समझ में आ जाए कि समाधान पहले, सुविधा हर बार, समाधान एक बार, सुविधा बार बार। सुविधा के लिए क्या करना पड़ेगा? हर बार काम, और समाधान के लिए एक बार। हाँ जी बोलिए। चाचा जी, जैसे बात अभी हुई द्वंद्व की कि युवा क्या चाहता है, तो अगर आदर्शवाद की बात होती है तो 2 तरह से है कि एक तो युवा जो है अगर अपने मन की करता है तो वो मनमानी हो जाती है, और दूसरे में ऐसा है कि फिर अगर युवा कहता है कि नहीं ठीक है मैं मनमानी नहीं करना चाहता और मैं अपने साथ जो लोग हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, उसके हिसाब से चलूँगा, तो फिर ऐसा होता है कि मेरा सपना कुछ और है और मेरे माता पिता का सपना कुछ और है। मैं कुछ और करना चाहूँ, युवा कुछ और करना चाहे, और उसके माता पिता चाहते हैं कि वो IAS IFS बने, और बिल्कुल उसमें वो कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है वो करने की। और फिर भी से ये हो रहा है कि चलिए उनकी खुशी के लिए हम बन जाते हैं, बाद में देखा जाएगा, वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, 2 साल कर लेंगे। मतलब युवा के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि वो खुद को साबित करे कि चलो पहले बनकर दिखाओ, उसके बाद उसे ठुकरा देना, और उसके बाद में फिर अपने मन की करना। तो मतलब अपनी इच्छा को जीने के लिए भी उसके पास अभी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर वो करता है तो वो मनमानी हो जाएगी। ठीक बात है, देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, या तो आप मनमानी में जियो या परमानी में जियो।
वो एक प्रकार से सब मनमानी है, सब परमानी है, उसमें कोई समाधान नहीं है, दोनों में कोई समाधान नहीं है। अभी युवा अगर है, हम समझदार हो गए, इतने बड़े हो गए, तो हम समझदार हो जाए, पहले ये समझ लें कि वाकई में कोई भी आदमी क्या चाहता है, आपके माता पिता भी क्या चाहते हैं, मूल चाहत क्या है? मूल चाहत वो आपको सुखी देखना चाहते हैं, मूल चाहत वो सुखी रहना चाहते हैं। अब प्रभावित चाहना है, डेफिनेशन क्या होगी? IAS IFS होने से आप सुखी रह सकते हैं ऐसा मान लिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, आपके पास सामान ज़्यादा हो सकता है। तो आप आज भी उस मूल चाहत को यदि समझ जाते हो जो उनके अंदर भी है, और उसको रॉन्ग डेफिनेशन से वो प्रभावित चाहना अलग जा रही है, तो वी कैन नाउ कनेक्ट आल्सो इमीडिएटली। आज भी हम कनेक्ट हो सकते हैं सबके साथ, क्योंकि सबकी मौलिक चाहत एक ही है। तो यदि आपको ये मौलिक चाहत समझ में आ जाए, हमको तो केवल उनका विरोध करना है, ये कोई मुद्दा नहीं है ना। माता पिता जो कहें, टीचर जो कहें, उसका विरोध करना, सिस्टम का विरोध करना, ये कोई उद्देश्य थोड़ी नहीं है। अगर इसमें हमको समझना है तो आपको अपनी चाहत समझनी होगी, बेसिकली आप क्या चाहते हो। यदि आप अपनी चाहत की तह में जाते हो तो आपके माता पिता भी वहीं मिलेंगे आपको, पूरी दुनिया वहीं खड़ी पाई जाएगी। सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, सभी न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं। अभी दिक्कत क्या हो गया, स्वतंत्रता का, सुख का, न्याय का कोई डेफिनेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, वो व्यवहारिक नहीं है, कोई डेफिनेशन लेके कहीं और पहुंच जा रहे हैं हम, तो गलती वहाँ से है। तो अगर हम मानव अध्ययन करते हैं तो इस जगह पर हम सभी कॉमन हो जाते हैं, यहाँ से हमारा कनेक्शन बनता है, विरोध समाप्त होता है। तो सही परिभाषाओं को समझना होगा, है ना, सुख की हो, स्वतंत्रता की हो, है ना, इनको यदि ठीक से पहचानेंगे तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पर सभी सहमत हो सकते हैं, मेरे लिए सुखद, दूसरे के लिए स्वीकारी, कोई विरोध की बात ही नहीं है इसमें। फाइनली आपके माता पिता आपको सुखी देखना चाहते हैं, आप IAS अधिकारी बनो, रात दिन दुखी रहो, परेशान रहो, सोचते क्या लफड़ा हो गया उसके साथ बेचारे का, वो छोड़ने का भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपको दुखी देख के दुखी रहने वाले हैं। फाइनली आप सुखी हो किसी काम से, आप ठीक से समाधान पूर्वक जी रहे हो, सही अर्थों में जी रहे हो, तो उसको आज नहीं तो कल देख के वो समझ जाते हैं कि तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है। इसके मम्मी पापा ही कितना दुखी होते थे, परेशान होते थे, अभी उन्होंने देखा 2 साल 3 साल में कि भैया तो ठीक ही है, खुश है। तो जब इनको देखते हैं, इनकी खुशहाली देखते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, जब दुनिया को देखते हैं, दुनिया की परिभाषा देखते हैं तो फिर से दबाव में आते हैं। वो द्वंद्व उनमें चल ही रहा है, कोई दिन उनको किसी न किसी साइड होना पड़ेगा। यदि वो खुशहाली के पक्ष में हो जाएंगे तो द्वंद्व मुक्त हो जाएंगे, तब समझ में आएगा इतनी बड़ी दुनिया भी गलत काम कर सकती है ना। और हम कुछ लोग भी सही काम कर सकते हैं, हर एक आदमी सही कर सकता है, दुनिया पूरी गलत भी कर सकती है। अब एक सही कर सकता है तो दुनिया सही भी कर सकती है। आज तो दिखता है कि ज़्यादातर तो हम गलती के पक्ष में खड़े। तो यहाँ पे जैसे युवा जितने सारे यहीं पर हैं अपन लोग साथ में ही, तो उसमें ये भी आपने जिस प्रकार उदाहरण दिया, इनका जो प्रश्न बना उस प्रकार से कि कई माता पिता हैं, अच्छा एक ऑनलाइन भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ही, उसको इसके साथ ही ले लेंगे फिर। तो कई ऐसे माता पिता हैं जो चलो सहमत है, उनको तो अपन मान लेते हैं कि वो बच्चों से सहमत हो गए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कुछ के माता पिता उन्होंने बच्चे ने एक बार में बताया और पहले असहमत थे और जल्दी सहमत हो गए। कुछ के माता पिता ऐसा है कि ठीक है, जैसे आपने बताया है ना, मेरे मम्मी पापा की भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, फिर धीरे इसमें आ गए। अभी जैसे अभिषेक की फैमिली है कि वो तो है ना, पहले रहने को लेकर भी, फिर उसके बाद शादी भी, तो लाइफ टाइम को लेकर भी बहुत सारा है ना। हाँ जी। तो अलग अलग माता पिता हैं। अब इसको हम किस प्रकार से देखेंगे, कुछ माता पिताओं का बहुत लंबे, तो ये समय से इसको निश्चित नहीं कर सकते, तो इंसान को क्या सोचना पड़ेगा कि मैं अपने इस पर लगा रहूँ। अगर उनकी तरफ से वही, जैसे कि आपने कहा कि वो खुशहाली जिस दिन देख पाएंगे तो तब तक वो रह ही सकते, लेकिन वो दुखी रहेंगे तो बच्चा क्या कि ये कल को खुश हो जाएंगे, ये सोच के फिर ईज में है। वही देखिए, मुद्दा सुखी दुखी होने का नहीं है, मुद्दा समझने का है। जो समझा वो सुखी। यदि माता पिता समझदार हो गए हैं तो वो बच्चे की मौलिक चाहत पहचानते हैं, तो उसके अर्थ में बच्चे को सहयोग करते हैं। और यदि मान लो ऐसा होता है माता पिता नहीं समझे, बच्चे समझ गए, हो ही सकता है ऐसा, हमारे बच्चे हमसे अधिक समझते हैं चीज़ों को। यदि बच्चे समझ गए हैं तो वो माता पिता के साथ खड़े हो जाते हैं, है ना, मतलब कल को माता पिता उनके साथ खड़े होने लायक तैयार हो जाते हैं। तो बात इसमें सुखी दुखी होने की नहीं है, बात समझने और नहीं समझने से। नहीं समझते हैं तो नहीं समझेंगे तो दुखी रहेंगे। आप कल भी मैंने कहा है कि आप सपूत और कपूत होना चाहते हैं। यदि आप सपूत बनना चाहते हैं तो आप हाँ में हाँ मिलाइए, आप कपूत होना चाहते हैं आप ना में ना मिलाइए। आप सपूत होके भी दुखी, आप कपूत होके भी दुखी,
आपके सपूत होने से कोई सभी सुखी हो गया ऐसा भी नहीं है। जिनके साथ आप सपूत हो वो भी दुखी हैं आपसे, है ना, और अपनी समझ की कमी के कारण सभी दुखी रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कपूत होके भी हम दुखी हैं, विरोध करके किसको अच्छा लग रहा है, और दुखी लोगों को कर ही रहे हैं, वो भी हो ही रहे हैं लोग। तो सपूत कपूत के चक्कर से बाहर आना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, वो माइक दें। सपूत कपूत के चक्कर से बाहर आएंगे तो क्या होगा, सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़े होने की बात आ जाएगी। तो जब तक सच्चाई अच्छाई की बात नहीं होती है तब तक, है ना, ये द्वंद्व रहेगा रहे, तो रहने तो थोड़े दिन, क्या दिक्कत है। कौन से आपके माता पिता अभी आपसे खुश हैं? कोई युवा के माता पिता खुश? आप बताओ, कोई भी युवा के माता पिता उससे खुश हैं? हाँ या ना? ऑनलाइन भी बता सकते हैं। ऑनलाइन बताइए, खुश है लोग? तो थोड़े दिन और सही, कम से कम आप समझ तो लो कि सच्चाई क्या है। कम से कम आप तो जागृति को पा जाओ, कम से कम आप तो आदमी की मौलिक चाहत क्या है उसको समझ लो, और कम से कम हम ऐसे जीने लायक हो जाएं तो कल को माता पिता के लिए भी रास्ता खुलेगा। माता पिता जितने योग्य थे उन्होंने उतना रास्ता आपके लिए खोला, जहाँ अयोग्यता थे रास्ता बंद। आप केवल उसी गाना गाते रहोगे और केवल उन्हीं की सहमति में सहमति मिलाते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें ये मूल्यांकन होना जरूरी है कि साथ में जो हम हंस बोल लेते हैं वो खुशी नहीं है, ना उनकी ना हमारी, क्योंकि वो कहाँ है यार, हाँ, बच्चों का रोना दुख नहीं है, बड़ों का हंसना सुख है। कितनी खाली हंसी है जी, कितनी खाली ताली। हाँ जी। तो जैसे देव और शुभ का मेरा कोई ध्यान आया अचानक से कि उन दोनों का ये, जैसे सेमीकोलन बोला था उसने बर्थडे के दिन पे, तो उसका मतलब इतना ही है कि भाई तू तो उनकी खुशहाली भूल गया। जैसे वो घूमने जाने का उस दिन एग्जाम्पल दे रहे थे लोग बर्थडे के दिन पे ना, कि बोला साथ में, तो अब पहले चल देता था, अब तो उतनी फुर्सत नहीं है। तो कि यार हम तो आपने घूम के देखा है 50 बार, रास्ते में लड़ाई रहती, कहाँ लगे हो, है ना। कौन कौन आदमी घूमने गया लड़ाई नहीं किया, बता जरा। अरे हम खाली डब्बा लेके कहीं भी चले जाएं उसमें से तेल निकलेगा? अपना ही डब्बा अपना ही खालीपन लेकर दौड़े भागे कहीं रस टपकेगा उसमें से? चाहे घूमने चले जाओ चाहे किधर चले जाओ, हैं, ठीक है ना ये बात। तो वो सब बातें उन नॉर्म्स को यदि हम पूरा करने जाते हैं तो वो युवा थोड़ी है, वो तो बुढ़ा आदमी है। बुढ़े का क्या मतलब होता है? समाज की मान्यताओं को ढोने वाले, उसमें कभी भी आकलन करना नहीं, क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है उसको बना के रखना, कितना सही नहीं है उस पर काम करना, वो सब बुढ़ा लोगों का काम है ना। प्रौढ़ लोगों का काम, उनका काम यही है, आधी अधूरी गलत सलत मान्यताओं को ठोक पीट के लोगों को बताते रहना, है ना। ये तो काम बुढ़ा लोगों का। क्यों दादा, आपका हमारा क्या काम बचा? और नहीं तो ये है कि भैया जो ठीक है उसको ठीक ठीक समझना, उसको बना के रखना, और जो ठीक नहीं है उसको एजेंडा बनाना ठीक करने के लिए, है ना। बताओ भैया, अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जी हाँ। कहाँ से आए हो, कौन से जंगल से? सुंदरवन, टाडोबा, नागपुर। है नागपुर से, नागपुर। नागपुर से। हाँ जी, बताओ। तो जी हमारा कॉलेज है, हाँ उसमें ड्रग्स हो गया, मदिरा हो गया, सिगरेट ऐसे हाँ। बंटता है जैसे कोई मूंगफली हो जाए, हाँ बढ़िया। तो चाहे लड़के हो लड़की हो, ठीक है। हाँ। तो ये मेरे दोस्तों या जो भी है इनसे मुझे 6 वाक्य, ये और इनके माँ बाप भी मुझे ये 6 वाक्य अक्सर कहते हैं। वाह, एक ही जीवन है, आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग। यस। दूसरा है वाक्य, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ड्रग्स लेके तुमने कभी किया नहीं है, तुम समझ ही नहीं सकते। तीसरा वाक्य है, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। चौथा वाक्य है, समय के साथ बदलना सीखो, बड़े हो। पांचवा है, ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ इस युग में। और आखिरी है जो बताया है मुझे काफी माता पिता ने, तो सीधे पेड़ पहले कटते हैं। मुझे लगता है कि अरण्य ने युवाओं के लिए जितने संदेश थे वो सारे बता दिए, और इन 6 संदेश को सुनने के बाद अब अरण्य वो अरण्य नहीं रह सकता, बदल ही जाता है वो, क्योंकि यही सच्चाई है। मतलब लोगों ने अभी जिस प्रकार देखा है उस प्रकार से लोग बता रहे हैं, और आपका और हमारा सबका उसमें अप्रूवल है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब इन 6 बातों को हमको ठीक से विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब झूठ बात है, ये सब अधूरी बात है ना।
ये सब आधा अधूरा निष्कर्ष है। परिवर्तन संसार का नियम है। अरे उपयोगिता का कभी परिवर्तन नहीं होता है। उपयोगिता की स्थिरता होती है, निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है। एक रोटी 1000 साल पहले भी उतनी उपयोगी थी और आज भी उतनी उपयोगी है। तो जब तक हम समझदार नहीं होते, हमको उपयोगिता समझ में नहीं आती है। रूप का परिवर्तन होता है। मैं बचपन में अलग टाइप का दिखता था, फिर मुच्छी आई, फिर पूंछी गायब हो गई, है ना। तो ये होता रहता है, लेकिन उपयोगिता शाश्वत है, बनी ही रहती है, वैसी की वैसी, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम ये समझे नहीं है, और घुमा फिरा के हम सभी लोग सारे बड़े ऐसे ही जी रहे हैं जैसे ये बता रहे हैं, और घुमा फिरा के बच्चों को ये सिखा रहे हैं, और जब बच्चे ऐसे करने लग जाते हैं उसके बाद गाली देना शुरू कर देते हैं उनको। और बच्चे भी क्या करेंगे, वो अरण्य के भी क्या करें, कहाँ तक भागेगा अरण्य में, जब सारा जंगल में यही आग लगी हुई है, इधर से जाओ तो उधर भागो, उधर जाओ उधर भागो, सब जगह यही है। तो तब हालत यही हो रहा है। और आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, और देश आगे कैसे बढ़ेगा, जीडीपी से और टैक्सेशन से। और जीडीपी कैसे मिलती है हमको सबसे ज़्यादा, दारू में, मदिरा में। तो सरकार कैसे बंद कर दे उसको। और ये हो गया ऑफिशियल पैसे, और अंडरवर्ल्ड के पास जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, ड्रग्स से। सरकार तो उसमें है ना टैक्स कमाती नहीं है, तो सारा जो मार्केट चलता है, अभी कुछ छुपा हुआ बात थोड़ी ना है। सरकारी फंड चलता है दारू से, और बाजार का मार्केट चलता है ड्रग्स से। ये इंदौर इतना बड़ा शहर, बड़ा आधुनिक हो गया, बहुत बिजनेस है। काय का बिजनेस है, सब जानते हैं, है ना। कलेक्टर साहब भी जानते होंगे, एसपी साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं। इंदौर में क्या है भाई, तो वही है, मुंबई तक जाता है माल, उधर से, किधर से, नीमच मंदसौर से बनता है और बम्बई जाता है रास्ता इंदौर से। तो उन्हीं शहरों का विकास हो गया, अचानक बूम आ गया, क्योंकि दो ही विधि हैं, या तो दारू से पैसा आएगा सरकार के पास, और नहीं तो समाज में पैसा आएगा ड्रग्स से, है ना। मेरे को किसी ने बताया अभी थोड़े दिन पहले कि पिवड़ाई साहब, मैंने कहा हाँ, बोले पिवड़ाई में तो माल जोरदार है। मैंने कहा हाँ, गाय है हमारे पास, गाय का दूध। बोले ना अरे पिवड़ाई का माल अलग ही है। अब हमें नहीं पता पिवड़ाई में कहाँ माल मिलता है। तो इट इज पॉपुलर इन अमंग, है ना, युवास, है ना, अब इंदौर, उनको पता है पिवड़ाई में कोई बढ़िया माल है। तुम पता करना किधर। तो हमारा सारा जीडीपी इस पे टिका हुआ है, कैसे इसको मना कर दें आप बताओ। सरकार बंद करके दिखा दे। आपको पता होगा कोरोना में सबसे पहले दारू दुकान खोली अपन ने। हमारी सरकार की मजबूरी हमको पता चलती है यार, कि पैसे नहीं रहेगा, तनख्वाह कैसे बांटेंगे, हमारा हेलीकॉप्टर कैसे घूमेगा, कार को डीजल पेट्रोल कैसे आएगा, टेलीफोन का पेमेंट कैसे होगा, हमारे बीवी बच्चे घूमने जा रहे हैं कार में बैठे हैं, वो सरकार उसका खर्चा कैसे लेगा, वो मिलिट्री की तनख्वाह कैसे देंगे, सब इससे देना है अपने को। कैसे सरकार के पास पैसा आता है दारू से सबसे ज्यादा, और जनता के हाथ में पैसा आता है अंडरवर्ल्ड में कैसे, ड्रग्स से। तो बढ़िया काम चल रहा है। तो जो काम चल रहा है उसकी एजुकेशन हो रही है, और हम सभी उसी चक्कर में फंस रहे। संसार में क्या हाथ लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली आता है, खाली हाथ जाना है। जो दो मीठे बोल बोल लिए आई लव यू, वही बस सफलता है, और जो खाया पिया है वही अपना है। कौन अपना है, कौन पराया। इस प्रकार से संवेदनात्मक विधि सुखी होने की जगह में जाते हैं। तो ऐसे गलत सलत परिभाषा हमने बना रखी है, और कहीं ना कहीं आप सबकी स्वीकृति है उसमें, हाँ या ना, क्योंकि जिंदगी हाथ ही नहीं आई, दारू हाथ में आई, मूल्य समझ में नहीं आया, नशे के बाद थोड़ा हकीकत भूले तो थोड़ी देर चैन आया, ये तो चैन ही नहीं आया। इस पर हम लोग परिचय शिविर में पहले दिन बात कर चुके हैं, तो ये अपने को समझ में आ ही सकता है। तो अब इन सभी का जवाब चाहिए अरण्य, इन सब का जवाब है मेरे पास, तार्किक, व्यवहारिक और तात्विक, है ना। कोई रूप परिवर्तन होता है केवल, सृष्टि का नियम परिवर्तन नहीं है। समय के साथ आगे बढ़ो का मतलब क्या होता है, कुछ भी बात को कुछ भी बोलना, है ना। जब तक हम मानवीय आचरण से संपन्न नहीं हुए हमारे को परिमार्जन करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक इन टोटलिटी में हम मानवीयता के साथ नहीं जीते हमको परिमार्जन की जरूरत है। कब तक जरूरत है, जब तक मानवीयता के साथ जीने लायक शिक्षा और व्यवस्था खड़ी नहीं कर लेते। उसके बाद क्या है, वो मानवीयता को बना के रखेंगे, जीते रहेंगे, मजे करेंगे, निश्चित आचरण होगा। तो ये जो आधी अधूरी बात है ना, इसको बैठ के बढ़िया से समझा सकता है ना, और समझने के बाद उससे आप प्रभावित रह सकता है।
समझे बिना आप उससे आप प्रभावित नहीं रह पाएंगे। आप सोचेंगे, समझे बिना आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, समझे बिना आप उसका विरोध कर सकते हैं, आप प्रभावित रहेंगे। इग्नोरेंस भी प्रभावित होना है और विरोध भी प्रभावित होना है। आप समझ जाएंगे तो फिर आप उसको कंपनसेट भी कर पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, उसके पूरक भी हो पाएंगे, उनको हम समझा भी पाएंगे। नहीं तो हम क्या भागते फिरेंगे, हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज छोड़ के भागेंगे, क्या करेगा आदमी? वो हमारी बिटिया और हमारा एक बेटा है ना, कॉलेज में क्या भागे आए, वो तो बोले ऐसा कॉलेज होता है क्या, है ना, उनको तो जमा ही नहीं। तो या तो आप उसके साथ चलो, नहीं तो आपको भागना ही पड़ेगा। ठीक, कितना भागेगा आदमी? समझ लेंगे तो इग्नोरेंस और विरोध दोनों से मुक्त होकर अब उसको ठीक करने की जगह में हम आ सकते हैं, है ना। सब कुछ ठीक किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चाचा जी, जैसे हम देखते हैं एक तरफ कि 18 साल की आयु में हमको वोटिंग का अधिकार मिल जा रहा है, और हम छोटे रहते हैं, बचपन से हमें बड़ा बताया जाता है कि तुम बड़े हो जाओ, थोड़ा पढ़ लिख लो, दुनियादारी समझ लो, उसके बाद अपने फैसले खुद ले सकते हो। लेकिन जब हम वाकई में बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं, दुनियादारी देखते भी है, समझते भी हैं, उसके बाद भी देखा जाए तो बाहरी दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम वाकई में बहुत समझदार हैं और हमारी तारीफ भी होती है। लेकिन जब हम वही बातें घर पर जाकर कहते हैं तो फिर हमें सुनने वाला कोई नहीं होता। फिर वहाँ सही पे ये बात। होता है कि बेटा देखो, हमने दुनियादारी देखी है और तुम उस चीज़ को नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अगला इंसान बन रहा है तुम्हारे सामने और तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाई। मतलब हमें हमारी जो मैच्योरिटी दूसरों को दिखाई देती है वो अचानक से हमारे घर वालों के लिए ही कम पड़ जाती है, जबकि ये उन्हीं की सीख थी, उनसे ही हमने देखा है, उनसे ही हमने सीखा है ये सब कुछ, और उन्हें ही फिर अपनी ही सीख में कुछ कमी दिखाई देने लगती है। तो वहाँ पर क्या किया जाए? मतलब उनसे किस तरह से बात की जाए, संघर्ष किया जाए, विरोध किया जाए, क्या किया जाए, समझाया जाए? ठीक बात। माता पिता अपने से अधिक समझदार आपको देखना चाहते हैं, वो अपनी समझदारी पे आश्वस्त नहीं है, तो उतना उतना आप समझोगे तो आपसे आश्वस्त नहीं है। नंबर एक बात, आप बाहर में अपनी समझदारी को बता पाते हो, भीतर में नहीं बता पाते, उसका मतलब है कि बाहर भी समझदार नहीं हो, है ना। बाहर हम क्या कर दे रहे हैं, एक तरीके से प्रस्तुत हो जा रहे हैं, घर में एक तरीके से प्रस्तुत होते हैं, बाहर हमारा बोलना महत्वपूर्ण होता है, घर वालों के लिए जीना महत्वपूर्ण होता है ना। तो आप पब्लिक में जाके 4 चीजें बोल के चले आओ, उससे प्रभाव बन जाता है। साथ में जीने वाले, जैसे एमसीबी के में अभी इतने साथ हो गए, अब साथ में जीने वाले यदि सहमत हो जाएं तब तो हम समझदार हैं, उसका प्रमाण बनता है। दूसरी बात ये बनती है, तीसरी बात ये बनती है कि 18 साल में आपको वोट देने का अधिकार मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। मेरे हिसाब से तो अधिकार वापस लेना चाहिए, है ना। आप सरकार जैसी चीज, व्यवस्था जैसी चीज में आप भागीदार हो रहे हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तो एज नहीं हो सकती, समझदारी हो सकती है। और चूंकि अभी तक शिक्षा और व्यवस्था ने समझदारी को पहचाना नहीं है, इसलिए उसका कोई टेस्ट वो ले नहीं पाते हैं, तो उम्र से चला रहे हैं। तो आप ये मत मानिए कि 18 साल की उम्र हो जाने से सरकार चूंकि अधिकार दे दे रही है इसलिए आपको भी निर्णय लेने का अधिकार है अब अपनी जिंदगी का ना। तो फिर किसको अधिकार है? तो मुझे भी अधिकार नहीं है। तो आप अपने अधिकार से संपन्न होइए, का मतलब है आप समझदारी संपन्न होने के बाद ही अधिकार। जब तक आदमी समझदार नहीं हुआ उसको कोई अधिकार नहीं है ना। वो अधिकार है भी नहीं, वो तो मनमानी या परमानी में ही चल रहा है, अधिकार पूर्वक थोड़ी जी रहा है वो, है ना। वो तो मनमानी कर रहा है या परमानी में जी रहा है। अधिकार समझदार होने से है, समझदार होने का अधिकार है और समझदार होकर जीने का अधिकार, समझदार होने से अधिकार। ये बात समझ आती है? तो चाचा जी, जैसे लेकिन कई मामलों में ऐसा देखेंगे अगर, हम्म। तो परिवार तो बिल्कुल तैयार ही नहीं होता है कि ये मानने को कि आप कभी समझदार होगे। मतलब उनको तो आप शादी समझदार हुए भी आपके नहीं है हिसाब ना, से चल आप समझदार करनी है। हुए भी कहाँ हैं? हो तो गया? कब होंगे फिर हम समझदार? आपने अभी तक समझदार होने के लिए किया क्या है? बताओ, कुछ किया हो तो बताओ। अब हमारे साथ, सबके साथ यही बात है, हम सब मान लेते हैं कि उम्र के बाद समझदार हो जाते हैं। वो क्या उम्र है? पैसा कमाना सीख गए तो समझदार। आप मान लेते हो, घर वाले नहीं मानते। ये तो संकट है। पैसा कमाना कोई ये अधिकार नहीं कि आप समझदार हैं, है ना। तो हमने समझदारी को एजेंडा बनाया कब? हमने समझदारी के लिए शिक्षा को प्रस्तुत कब किया? हमने समझदार होने के लिए व्यवस्था, परिवार बनाए कब?
कोई परिवार बने हैं ऐसे जो समझदारी को सेंटर में रखें? तो आज तो वो है ना, समझदारी सेंटर में ही नहीं आई अभी तक, है ना, क्योंकि समझदारी की परिभाषा ही पकड़ में नहीं आई। समझदारी का मतलब क्या, वही पकड़ में नहीं आया। दुनिया की सारी डिक्शनरी, आप सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले एक होमवर्क करिए, सारी डिक्शनरी देख लीजिए, जो भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, है ना, ऑक्सफोर्ड की हो, और कौन कौन सी आती है सब देख लीजिए। किसी में भी समझदारी का नाम का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अस्पष्ट है ही नहीं। कुत्ते की डेफिनेशन मिल जाएगी, 4 टांग होती है, 1 पूंछ होती है, भौं भौं करता है ना। समझदार आदमी कैसे जीता है उसका कोई डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि पहचाने नहीं दिखेंगे क्या। आपको विश्वासपूर्वक जीना है, स्वतंत्रतापूर्वक जीना है, उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जितनी जरूरत आपको है, एक भी चीज की डेफिनेशन नहीं है। ऑक्सफोर्ड देख लो, संस्कृत देख लो, हिंदी देख लो। जैसे विश्वास, आप सब जो विश्वासपूर्वक जीना चाहते हैं, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। विश्वास आएगा तो दूसरा शब्द आ जाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा शब्द आएगा, चौथा शब्द, 5वें शब्द के बाद वापिस विश्वास आ जाएगा, है ना। आप विश्वास में अंग्रेजी में देखो, ट्रस्ट, ट्रस्ट बराबर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बराबर है ना बिलीव, उसके बाद वापिस ट्रस्ट। गोल घूम जाती परिभाषा, क्यों? क्योंकि अस्पष्ट है। आदमी कोई स्पष्ट नहीं तो कहाँ से वो परिभाषा में लेके आ जाएगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ, हम मानव को समझे ही नहीं, तो मानव की जो जरूरत है उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो ये सब बातें, जितनी मूल्यों की बातें हैं, अधिकार की बातें हैं, ये सब गौण हो गया है। आज क्या अधिकार दे रहे हैं हम? 18 साल में वोट डालने का अधिकार, अपनी मर्जी के लड़के से शादी करने का अधिकार, आपने अपना कपड़ा जैसा पहनना वो उसका अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी धर्म मानने का अधिकार। ये कोई अधिकार है? केवल एक अधिकार है, आदमी को समझदार होने का अधिकार और समझदारी के साथ जीने का अधिकार। शिक्षा आदमी को समझदार होने के लिए काम करेगी, ये अधिकार नंबर 1। और व्यवस्था समझदार हो जाने के बाद समझदारी पूर्वक जीने का अधिकार देगी। हम समझदार होने ही नहीं, फिर भी हमको अधिकार, काहे को मिलना चाहिए अधिकार? तो मौलिक अधिकार क्या है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज ह्यूमन राइट? समझने का अधिकार और समझकर जीने का अधिकार, केवल 2 अधिकार, इसके अलावा तीसरा कोई अधिकार नहीं। बाकी सब मनमानी करने का अधिकार दे रहे हैं हम। इज इट क्लियर? जी ठीक है, तो 8 बज गई। तो एक ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लो, यहाँ वाले भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, किसी का पास था माइक? हाँ, उनका भी ले रहे हैं। उसके पहले ये शशि दीदी हैं, कौन सा शशि दीदी पता नहीं। अजय भैया, रॉन्ग डेफिनेशन को कैसे करेक्ट करें? आपने बीच में जो मेंशन किया रॉन्ग डेफिनेशन को, और हु विल वर्क विद टुडेज यूथ बिकॉज दे डोंट वांट टू लिसन टू फैमिली एल्डर्स। क्या युवा इस काबिल है जो सिस्टम बना सके? ये 3 उनके क्वेश्चन। 3 बातें। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि यूथ सुनना नहीं चाहता, ये झूठ बात है। आपके पास कुछ सुनाने को ही नहीं है, वही घिसी पिटी बातें। ईमानदार रहो, मेहनत करो, है ना, टाइम से उठो, नहा लो, ब्रश कर लो, है ना, एक दिन सफल हो जाओ, माँ बाप की सेवा करो। तंग आ गए लोग इससे सुन के, वो सुनना नहीं चाहते। आपके पास सुनाने को नहीं, ये समझ लो। फिर क्या 2 प्रश्न थे कि क्या युवा मिलकर व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये युवा ही 20 साल बाद पूरे जगह पर प्रोमिनेंट होने वाले हैं, है ना। आज जो इतने लोग बैठे हैं वो नहीं समझते, कोई बात नहीं, 20 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, और जो रिटायर हो गए 20 साल में वो चले जाने वाले हैं। तो ये तो बड़ा सतत कार्यक्रम, बहुत इजी है, केवल 20 साल का कार्यक्रम है ना। इसमें इतना लंबा चौड़ा क्या है? हैं? किसके? अच्छा, तो इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, हाँ, तो अगर एक और बात रह गया उसमें। डेफिनेशन ठीक कैसे होगी? डेफिनेशन को मैं क्रिएट करूंगा, डेफिनेशन को नागराज जी क्रिएट करेंगे? किसी को अधिकार नहीं है। पानी है तो वो वस्तु अपने आप में है, वो डिफाइंड है, उसको ठीक ठीक समझना है, वही सही डेफिनेशन है। आदमी है, उसको ठीक ठीक समझेंगे तो डेफिनेशन है वो। जो आदमी समझा है वो उसको एक परिभाषा में देता है, आप उसको समझकर आप ऐसा देख सकते हैं। तो जैसा है उसको वैसा ही समझना, वैसे बताना, वैसे ही अनुभव में लाना, वैसे कार्यक्रम में लाना, ये राइट थिंग है। परिभाषा पे, क्योंकि इनका भी डेफिनेशन पे बात आई और अभी परिभाषा पे जो बात चली थी, तो उससे ये क्वेश्चन है कि जैसे वो ना शब्द के बदले में शब्द,
तो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे यहाँ पर भी अपन जैसे दर्शन की जब बात करते हैं तो उसमें भी अगर इंसान को बीच से हटा दें तो फिर से अगर उस किताब को भी पढ़ें या परिषद संहिता को पढ़ें तो फिर से हाँ, शब्द पे शब्द बिल्कुल हो ठीक जाएगा। बात है। तो रियलिटी हटा दोगे, आदमी रियलिटी, इन सारी डेफिनेशन में मानव ही रियलिटी है। विश्वास, एक आदमी विश्वास पूर्वक जीता है तो कैसा जीता है। सम्मान, एक आदमी सम्मान पूर्वक जीता है तो कैसा जीता है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, शब्द के बदले शब्द ही आते जाएंगे। तो जो मानव की आवश्यकता है वो सब मानव के साथ ही पहचान में आती है। जो मानव की योग्यता है वो मानव में पहचान में आती है। जो मानव की अयोग्यता है वो भी मानव में पहचान में आती है। हम मानव से अलावा कोई चीज़ों को बाहर नहीं पकड़ पाएंगे, मानवीय चीज़ों को, है ना। तो सारा डेफिनेशन कहाँ पर खड़ा हो गया, मानव ही उसका प्रमाण है, मानव ही उसको बताने वाला है, मानव ही उसको समझने वाला है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस मानव में हमको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, इसका तरीका फिर एक छोटे से में हाँ, मुझे लगता है वो तो डिफाइन कई बार हो चुका है कि हम जैसा चाहते हैं, युवा जैसा चाहता है, बच्चे जैसा चाहते हैं, यदि कोई ऐसा जीता है तो हमारा कनेक्शन बनता है। पर उसकी अगर यदि उसमें आप नहीं- ऐसा क्या चाहते हैं आप समझे ही नहीं है, हाँ, ठीक है ना। तो पहला काम हो गया चाहत को ठीक ठीक समझना। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम संवाद की प्रक्रिया बनाते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। जो भी समझा हुआ व्यक्ति है वो बातचीत करके आप में स्पष्ट हो जाता है कि आप क्या चाहते हो। जब आपको अपनी चाहत समझ में आ जाती है, एक बालक के रूप में, एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में, तो यदि कोई ऐसा जीता है तो आप आपके लिए वो अध्ययन का वस्तु हो गया और वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं यदि आपको पता नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता। जैसा आप चाहते हैं यदि ऐसा कोई जीता ही नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से परिभाषा वो मानव के इर्द गिर्द ही है और मानव अस्तित्व में है ही, जागृत भी है और भ्रमित भी है। किसको हम मॉडल बनाएंगे देख लीजिए, आपको भ्रमित आदमी को मॉडल बनाना है या समझदार आदमी को मॉडल के रूप में पहचानना है ना। तो मानव के लिए तो मुझे लगता है वर्णीय तो समझदार आदमी है, उसको देखेंगे जी। तो क्वेश्चन आया है लेकिन उस क्वेश्चन से एक ये लगभग क्लोजर पे पहुंच गए हैं अपन लोग। हेमा कुछ भी नहीं बोली है, तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन लेने के पहले हेमा को क्या समझ में आया पूरे सेशन में। हेमा खुश है भाई, उसकी शादी होगी, वो हैप्पी है। जरूरी हर आदमी बोले, यहाँ बैठा है अपना फोटो खिंचा रहा, क्या दिक्कत क्या है। ये अनावश्यक दबाव क्यों, कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। नहीं, कुछ सेशन का कंक्लूजन वो शेयर करे, समझ जा रहा था कि वो करे तो करे, न करे तो न हाँ, करे, बताओ काय का आप दबाव। करें। क्वेश्चन आ गया उसको पहले से तैयार करके तूने लाई थी क्वेश्चन। चल बता दे। जैसे कोई भी युवा जुड़ता है इस विद्या से, फिर वो अपने फ्रेंड्स को बताता है, ये तो अपनी फैमिली को बताता है, तो वो बोलते हैं अच्छी बात है, अच्छा आप लोग कर रहे हो, मगर वो इसमें जुड़ने के लिए उतना आ नहीं पाता। ऐसा क्यों? हमारी योग्यता नहीं है इसलिए वो नहीं आता है। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाती है, देखो हॉल भरते जाता है, देखो इधर भी भरा उधर भी भरा है। ये ऑनलाइन में ये लोग कितने दिन से, मैं भी यही सोच रहा था कितने दिन से सुन रहे हैं लोग, साल भर से ये पूरी स्ट्रेंथ बनी हुई है 50-60 आदमी की, है ना। जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ेगी ये अपने आप घटित होने वाला है। इसमें इधर मत देखिए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए। हम कुछ सुनते हैं और सुनाने चले जाते हैं। सुनी बात को सुनाने से लोगों में प्रेरणा नहीं होता है, सुनी बात को समझने से प्रेरणा होता है, सुनी बात को समझकर जीने से प्रेरणा होता है ना। तो ये कार्यक्रम है, साथ में आगे आगे बढ़ने वाला है। हम भी कोई बहुत सुना पा रहे हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी हमारी योग्यता है उतना ही प्रमाण है और उतना ही लोगों में ध्यानाकर्षण हो पाता है। लोग सुनना ही चाहते हैं, समझना ही चाहते हैं, केवल हम एक प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाण का उस प्रकार का मॉडल हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जो सबके लिए ध्यानाकर्षण में आ जाए। उसके लिए आप और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, करेंगे। वो एक और क्वेश्चन था जिसमें आया था कि युवाओं को सुन नहीं रहे हैं या वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई गाइड करे जिससे कि वो जैसा सिस्टम बन सकता है वैसा बन सके। ठीक। तो कहीं ना कहीं उस प्रयास के अर्थ में एमसीवीके को मैं अपने स्तर पर देखता हूँ, क्योंकि मैं एज ए युवा इसको ज्वाइन किया और मैंने देखा कि मेरे लिए सपोर्टिंग सिस्टम है। पर फिर भी आज 3 साल के बाद मतलब मैं अपने अंदर कुछ मूल्यांकन करता ही हूँ। और साथ ही साथ मैं इस प्रश्न में इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे
कि आपके तरफ से भी मूल्यांकन बनता ही होगा कि 3 साल या पहले से आप मतलब इसको लेकर कार्यक्रम को चला रहे हैं और जिस तरीके से आप युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं या सभी को लेकर बात कर रहे हैं, और अगर सीरीज़ को हम युवाओं को डेडिकेट कर रहे हैं, तो आज युवाओं को लेकर जो आपने सोचा था उसके मूल्यांकन स्वरूप में एमसीवीके को आप कैसे देखते हैं, कितना पहचानते हैं? ठीक बात, क्या कार्यक्रम? ये बहुत बढ़िया हाँ, बात है। जी। देखिए, आज की इस दुनिया में युवा का मतलब होता है हाय रे पैसा कहाँ से आएगा, करियर क्या होगा, नौकरी क्या होगी, है ना। और इस अर्थ में सब लोग ये मान चुके हैं कि युवा के सामने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, वो करियर का प्रेशर हो गया। हमने थोड़ी बहुत बातें करी, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ दिन लगाए। तमाम युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आज अपनी ज़िंदगी को पैसों से तोलने को तो बंद कर दिए। इसका तो प्रमाण एमसीवीके में युवा दिखाई देते हैं, हाँ या ना। तो एक बड़ा घाट पार कर गए हम लोग, है ना। हम सोचते थे ये ज्ञान की चर्चा केवल बड़े लोगों के लिए होती है, बुजुर्गों के लिए, है ना, जिनको उपदेश देना है। अभी ये समझ में आ गया कि युवा भी इससे मोटिवेट हो जाता है। एक बड़ा उपलब्धि एमसीवीके में। दूसरा निकल के आता है कि अब जिस प्रकार से समाधान संपन्न होने के लिए और जिस प्रकार से समृद्धि संपन्न होने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, है ना। समृद्धि के लिए प्रस्तुत होने का मतलब क्या है? जिस प्रकार से श्रम का नियोजन होना चाहिए। समाधान के लिए प्रस्तुत होने का मतलब है जिस प्रकार से अपनी कल्पनाशीलता, अपनी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति को जो चैनलाइज करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि दूसरे भाग में अभी युवा में हमारे यहाँ देखेंगे तो समृद्धि वाले भाग में काफ़ी दम लगाने की जगह में युवा आ गए हैं। उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आज 100 तरह के प्रोडक्ट हम बना पाते हैं, 100 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, टाइम से नहीं बना पाते, अलग बात है ना, लेकिन बनाते तो हैं ही। तो ये तो एक सफलता हो ही गई। अब बच गया दूसरा मुद्दा कि समाधान और उसकी निरंतरता के लिए जिस प्रकार से प्रस्तुत होना चाहिए उसके लिए कोशिश कर ही रहे हैं। मैं नहीं मानता कि आप कम जूझ रहे हैं, मैं नहीं मानता कि ये नहीं जूझ रहे होंगे, ये नहीं जूझे हैं, और भी तमाम यहाँ बैठे हैं। तो जूझने में तो कोई कम नहीं है, लपक के लोग जूझ रहे हैं। रास्ता कभी पकड़ में आता, कभी छूट जाता, कभी पकड़ में आता, कभी छूट जाता, ऐसा हो रहा है। उसके बाद भी सुसाइड नहीं कर रहे, उसके बाद भी दारू पी के नहीं आ रहे। जो पीते थे वो भी छोड़ दिया, सुना मैं। खाली बोतलें यहाँ मिलती कभी कभी। निगाह तो हमारी सब जगह, सब पता रहता है हमको। कोई सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, उसने छोड़ दी, छोड़ने का प्रयास में लगा, वीकली पीता है ना। ऐसा कुछ कुछ प्रयास लोग कर रहे हैं। तो जूझने में तो लगे हैं, जूझने में तो काफी मन लगाया है ना। और अब ये लगता है कि सफलता को तो ये युवा ही बताएंगे। हम जिस दिन हम तो सब सुनेंगे भाई हम सफल हो गए, ऐसा सुनना ही चाहते सब लोग, है ना। तो उसकी संभावना को काम कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जी चाचा जी, जैसे हेमा दीदी ने बोला कि हम जैसे अपने दोस्तों तक वो बात अगर पहुंचाना चाहते हैं या संस्था के बारे में, तो उन्हें जोड़ पाना मुश्किल है। और मतलब ऐसा कोई नहीं चीज़ है ना। हम देखो, आप जुड़े कि नहीं जुड़े, वो जुड़े कि नहीं जुड़े, तो मतलब जुड़ने वक्त लग रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है कि वक्त लग रहा है। यदि आप जुड़ और सकते हैं तो कोई भी जुड़ सकता है। यदि आप समझ सकते हैं तो कोई भी समझ सकता है। बेशक आपसे बुरा हाल किसका है? सही बात है। तो चाचा जी, जैसे अभी क्या है फिर कि अगर हम उस चीज़ को समझते हैं, आपने कहा कि समझदारी ही मतलब हमारे पास एक मौलिक अधिकार जो है वो समझदारी का है। तो हम अगर उस चीज़ को समझते हैं, समझदार होने से अधिकार समझदार संपन्न होने है। से, हाँ, जी, उसके है ना। ऊपर कोई अधिकार तो नहीं। जी। हमने समझ लिया, लेकिन समझने के बाद समझाना भी होगा। हाँ जी, अगर अपने तरह से जीना है बिल्कुल ना, ठीक बात। तो तब तक जब तक हम उस समझ को डेवलप नहीं कर पाते और समझा नहीं पाते, तब तक युवा के पास मनमानी और परमानी के अलावा कौन सा ऑप्शन है? अभ्यास। ठीक है, हाँ भैया, एक क्वेश्चन और है। धन्यवाद, नमस्कार। भैया एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, अब्दे अली। हाँ, एक थोड़ा भैया का क्वेश्चन है, उनको थोड़ा सा पूछना है तो रख देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर दे टाइम थोड़ा। हाँ, हाँ। छोटा सा ही क्वेश्चन है। जी। जैसे आजकल युवा अपने आप में इतना कंफ्यूज है कि वो सही उसके लिए
क्या सही और क्या गलत है उसकी प्रायोरिटी वो सेट ही नहीं कर पा रहा, तो उसको लेके कैसे आप? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये उसके पास प्रस्ताव ही नहीं आया। वो कभी किसी प्रस्ताव से रूबरू ही नहीं हुआ जहां से उसको स्पष्ट हो जाए। जो भी प्रपोजल उसको मिले हैं लाइफ में वो सब आधे अधूरे हैं। तो आपका गलती नहीं है। कब तक आपका गलती नहीं था? जब तक आपके पास या आप प्रस्ताव तक नहीं पहुंचे थे। अब मानव जाति के पास ही प्रस्ताव नहीं था तो आपकी क्या गलती, मानव जाति की क्या गलती? अब अनुसंधान घटित हो गया और एक प्रस्ताव आ गया जिसके माध्यम से चलकर हम सही गलत को पहचान सकते हैं। अब अगर आप चूक करते हो तो अब आपकी गलती है। इसके पहले तक गलती माफ। अब तो आपके सामने पूरा प्रपोजल है, आप जो पूछेंगे सबका उत्तर है, जैसा जीना चाहते हैं उसका अभ्यास है। तो नाउ इट इज योर टर्न टू शो योर, है ना, क्या ऑनेस्टी, कि आपके सामने अब प्रस्तुत हो गया है प्रस्ताव। अब आप उसको कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। आज के पहले तक मानव जाति के पास सही को सही पहचानने का, गलत को गलत पहचान पाने का कोई विधिवत प्रस्ताव ही नहीं था। ठीक है, बढ़िया। तो हाँ, मैं जिस एक ऑनलाइन क्वेश्चन की बात कर रहा था जिससे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि ठीक है, बाकी सार के आखिरी सेशन के हिसाब से आई एम सेटिस्फाइड। फर्स्ट लास्ट का थोड़ा रहता है। तो हाँ, क्वेश्चन आया, ओह बढ़िया, जोरदार तालियां क्वेश्चन आने के लिए। क्वेश्चन आखिरी में आ रहा है ना भैया, मतलब आपकी दृष्टि में अभी जैसे युवा हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो एज वाइज, जो शरीर की एज वाइज है, इसमें आप किसको युवा कह रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि मैं युवा हूं कि नहीं। इसका उत्तर तो मैंने बीच में दे दिया था। समाधान रूपी ही नवीनता रहती है और नवीन जो रहता है वही युवा रहता है। भैया तो आपके आंसर से तो मेरे को दिख रहा है मैं युवा हूँ। हमें क्या आपत्ति, आप साबित करिए। अच्छा, इससे फिर से उसके पहले, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, तो मेरे को दिमाग में ये बात है कि क्या हो गया, हमने कहीं ना कहीं फिर से जो प्रौढ़ और वृद्ध है उसको इसलिए कि नहीं ऐसा तो होना ही नहीं है, जबकि उसकी भी एक ब्यूटी है और वही, क्योंकि वो दर्शन के बिना फिर से पकड़ में नहीं आती। तो मुझे लगता है फिर से हम सोचते हैं नहीं यार, युवा ही बना रहूँगा तो मेरी इज्जत है, प्रौढ़ वृद्ध होने में इज्जत नहीं है। तो क्या ऐसा है कि फिर से इस तरह की जब लाइफस्टाइल होगी तब जाके वो प्रौढ़ वृद्ध का सम्मान फिर से आएगा? बिल्कुल। देखो, मानव जिंदगी यदि सफल है तो बुढ़ापा से सुंदर कोई चीज ही नहीं है ना। अब बुढ़ापा खूबसूरत कैसे हो सकता है भाई? शरीर बुढ़ा हो गया मतलब शरीर का सदुपयोग हो गया और जीवन में मैच्योरिटी आ गई, है ना, और मैच्योरिटी प्रमाणित हो गई तो बुढ़ापा हो गया। शरीर बुढ़ा हो गया, मन जवान रह जाए, कितना लफड़ा। ये बहुत लफड़ा है इसमें। तो शरीर बुढ़ा होते से उसके पहले ही मन भी बुढ़ा होना चाहिए, मन में वो मैच्योरिटी आनी चाहिए। संवेदना में सुख नहीं है, संबंध में सुख है, लक्ष्य में सुख है। ये बात अगर समझ में आती है तो बढ़िया सुखद तरीके से बुढ़ा हो जाए। ठीक है ना बात? कोई बुढ़ापे को, बूढ़े आदमी का मन जवान रखने की जरूरत नहीं है ना, वो तो संकट है पूरे घर परिवार के लिए, है ना। इसका सम्मान करना हमको सीखना पड़ेगा। ये उम्र है, इसका सम्मान हम नहीं कर पा रहे। महिला पुरुष का हम सम्मान नहीं कर पा रहे, बच्चे बूढ़े युवा का हम सम्मान नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि उस सम्मान लायक हम जिए ही नहीं है ना। तो समझदारी से संपन्न होना, समझदारी को प्रमाणित कर देना, ये ही हमारी वृद्ध होने का मतलब है। ठीक है बात? हाँ, तो मेरे एक थोड़ी आदत है कि मैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन है 8:20 हो रहे हैं हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वीडियो दिखाए नहीं आज, हमने थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। वीडियो को बताया ना 31 को भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मेरे को भी लग रही है। 31 को वीडियो आ रहा है अपना, जो इस महीने का हमारा इस यूथ पे हमने कुछ बनाया है, हमारे यूथ ही बना रहे हैं उसको। तो आप बिल्कुल उसको यूट्यूब पे चेक करिएगा। MCVK को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, MCVK का चैनल है यूट्यूब पे, MCVK सर्च करेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उस वीडियो में कमेंट करके बताएं भी कि आपको इस सेशन से भी क्या समझ में आया था और उस वीडियो से भी क्या समझ में आया, ताकि हमको समझ में आए कि हमने क्या बनाया, ताकि हम कुछ और उससे अच्छा बनाएं। तो इसलिए वो ज़रूर देखें और सब करें उसको। और उसके अलावा वही कि मैं आदत का बता रहा था कि भाई चाहे आप नए हों, चाहे पुराने हों, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर जब हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं तो घर जैसे ही बात करते हैं।
थोड़ी घर जैसी बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन से रिलेटेड थी, वो इतने देर से बेचारे ने क्वेश्चन भेजा, कितने बजे भेज दिया था भाई ने, बहुत देर पहले। तो यूएसए से क्वेश्चन आया ना, इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। तो सैम वर्मा भैया हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो था वो क्या था कि टॉपिक से कनेक्टेड नहीं था, तो मैं ना उसको बहुत देर से इधर कर रहे थे। हाँ इधर उधर कर रहा था कि इसको मैं कुछ बताना चाह रहा था उससे बारे में, और वो मेरे को लगा वही लास्ट में बताएंगे वो कि कोई बाहर, मतलब वही बाहर वाला मेरे लिए तो कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई जैसे जो कोई नया भी है वो भी कोई हेल्प करना चाहे तो करे, हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हमसे अभी तक तो नहीं हुआ, और कोई घर वाला करना चाहे तो बिल्कुल ट्राई करे, ये तेरा कभी मन करे तो ट्राई कर, है ना। इतने टाइम से मीडिया काम करता करता बोलता रहता, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज़ थी जवाब हर दिन नाम की, वो सीरीज़ सालों से बंद है, ठीक है। तो उसका क्या है, उसका ये है कि जो आज का जो सीरीज़ है ना, ये आज का जो अपने आप में, वो जैसे आपने बोला कि हम निबंध है। हाँ ये निबंध है पूरे के पूरे। तो वो इसमें ना हाँ, और ये जैसे ये मिहिर है, ये ऑलरेडी इतना पैक्ड है ना, इसका पॉसिबल नहीं है कि ये जवाब हर दिन जैसी सीरीज, जवाब हर दिन में एक्चुअली 2 पार्ट्स थे। सबको पता तो जवाब हर दिन क्या है। हाँ, और जवाब हर दिन का है ना, आधा भाग लोगों ने ऑनलाइन देखा है, जितना आप देखते हैं वो उसका 10% है, बाकी तो मैंने और भैया ने डील किया उसको। तो हमको मालूम है कि 90% भाग हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए थे। कि एक टाइम था 2 साल पहले की मैं अगर बात करूँ तो इतना फ्लो था क्वेश्चंस का, क्योंकि लोगों को मालूम था कि वो क्वेश्चन भेजते थे और यहाँ से ऑडियो में, है ना, या फिर हम खटाखट वीडियो बना पाते थे, नैन दीदी और हम लोग, तो वीडियो ऑडियो में किसी भी फॉर्मेट में हम आंसर्स भेज देते थे। तो वो मैंने एक चीज़ देखी, अभी जो क्वेश्चन चल रहा था, किसी क्वेश्चन के बीच में बात आई थी, तो मैं ध्यान आया कि हाँ ये इतनी भीड़ जो जम गई, आपने जिस बात में कहा था कि लोग तो जुड़ते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो एक कि जो अभी हम क्या नए लोगों को जोड़ने पे काम करने लगते हैं, जबकि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ हम पूरा निर्वाह कर पाए कि नहीं कर पाए, वो छूटते जाता है उसमें। तो जब उसके साथ ही निर्वाह ठीक नहीं होगा तो फिर वो है ना, एक माउथ पब्लिसिटी वाली बात, कि जितने लोगों ने क्वेश्चन भेजे उनको आंसर ही नहीं पहुँचे, तो वो क्या बोलेंगे, ना वो खुद पूछेगा ना किसी को बोल पाएगा कि पूछो, तो फिर कैसे जोड़ पाएगा। तो इसमें हमको भी सबको देखना ही है ना, और आप लोग भी मतलब ट्राई करें, आंसर नहीं मिले तो फिर से पूछें। कुछ लोग 2-4 बार के बाद में पीछे पड़ के पूछ ही लेते थे, बट ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि कैसे उसको एक बार में आंसर भिजवाया जाए। वो नंबर तो है ही चालू, लेकिन उस नंबर पे क्या करें, कैसे करें, नहीं उस पर कम से कम याद ये तय कर लीजिए, साल का आखिरी दिन, हाँ कुछ तो तय ये करें, कर दे, कम से कम उसको जवाब हम दें। हाँ मेरे पास यदि क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम जवाब दे देंगे। वही, वो पहुंच नहीं पा अगर रहे हैं। बेहतर हो जवाब हर दिन सीरीज के रूप में चला जाए, वो ऑडियो best वीडियो, है। तो बेस्ट है। उसके लिए कोई कैमरा लेके घूमे, हाँ तो जवाब वो हर हो दिन शुरू सकता हो है। प्लीज। तो 2-2 3-3 मिनट के वो क्वेश्चंस के आंसर वो ज्यादा क्रिस्प होते और हैं, बहुत यूजफुल रहते हैं वो, और वो काफी आपको डायरेक्ट भी करते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं ना। ये आज का जाए थोड़ा निबंधात्मक है, थोड़ा विस्तार है इसमें, जो उन विषय को विस्तार से समझना चाहता है उसके लिए काम उपयोगी हाँ। है। तो शुरुआती दौर के लिए वो ठीक रहते हैं, बाद में यही काम आते हैं। हाँ तो और वो भी बाद में भी काम आते रहते, क्योंकि जो क्रिस्प जवाब चाहिए रहता है ना, वो फिर क्रिस्प ही चाहिए रहता है, क्योंकि उसकी वो परिभाषात्मक होता है, वो ज्यादा काम आता है ना। तो विस्तार भी चाहिए और सार भी चाहिए। तो यही मतलब न्यू ईयर रिजोल्यूशन टाइप से कि तो हमारा करें उसको, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो 24 घंटे इसी काम के लिए यहाँ रहता हूँ। तो क्या कौन करेगा? इसको नहीं, तो सर्विंग की जिम्मेदारी ली थी तूने। देखिए हमने अभिषेक ऑन स्टेज और ऑन रिकॉर्ड बोल। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अभिषेक भाई बता करके बताएंगे, और लक्ष्मीकांत जिम्मेदारी लेगा तो ठीक है, लक्ष्मीकांत ले, कोई भी ले आएगा तो दिखेगा रिजल्ट हमको, ऐसा हमारी चाहत है कि हो पाए ऐसा ये वीडियो। ठीक है, तो इसी के साथ उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स डू स्टूडेंट्स लर्न, लेकिन ये तो हम जवाब हर दिन मिलेंगे, तो अभी आप केवल इस कॉन्टेस्ट में बता दीजिए व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स शुड स्टूडेंट्स लर्न। देखिए जब स्कूल की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, तो 3 भाग में स्किल है। समझे हुए को समझा पाना, ये भी स्किल है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं पांडित्य। पंडित होना जरूरी है सबको। पांडित्य का मतलब हम समझ गए, हम समझा पाए, ये भी एक स्किल की बात है। दूसरा भाग है जिसको हम कहते हैं निपुणता। निपुणता का मतलब आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, जो भी रिसोर्सेस है, उस पर अपने श्रम को लगाकर कोई उपयोगी प्रोडक्ट बनाने की स्किल। तो सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हम कह रहे हैं कि उत्पादन करने की क्षमता से संपन्न होना। उसके लिए उत्पादन में 2 भाग होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक, दोनों भाग। तो वो मानसिक भाग में भी स्किल संपन्न होना कि कोई भी सामान को कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, और उपयोगी बनाने के लिए जो शारीरिक इन्वॉल्वमेंट है उसको भी कर पाना, ये है दूसरे भाग का स्किल। और तीसरा भाग बनता है कुशलता, वो भी स्किल ही है
है ना, चीज़ों को बहुत वाइजली यूज कर लेना, सदुपयोग कर लेना, ये कुशलता की बात है। तो तीनों तरह के स्किल से संपन्न हुए बिना कोई भी आदमी ना तो समाधान संपन्न हो सकता है और ना ही समृद्धि संपन्न हो सकता है। तो प्रत्येक बालक को, प्रत्येक मानव को स्किल संपन्न होना ही पड़ेगा, निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में। ठीक है ये बात। अब कितने तरह की स्किल यहाँ पर सिखाई जाती है उत्पादन में, कितने तरह की स्किल। हम लोग यहाँ सोचते हैं कि पैदा होने से लाकर मरने तक के लिए जितने जरूरी काम है उन सबकी स्किल संपन्न होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे सभी तरह की स्किल्स को सीख रहे हैं। कौन से भाग में बात हो रही है? निपुणता वाले भाग में। फिर बच्चे अपनी बात को ठीक से बता पाएं उसके लिए भी यहाँ पे बचपन से उनके काम किए जा रहे हैं, जो कि पांडित्य के भाग में है ना। वो क्या महसूस करते हैं, उनको क्या समझ में आया, उस पर काम चालू है पूरा का पूरा। और तीसरा भाग है कुशलता, कि हर चीज़ों को, अपने संबंधों को, अपने आप को, अपने तन को, मन को, धन को वाइजली सदुपयोग कर पाना, उसकी स्किल्स के साथ भी काम यहाँ पर चालू है। ठीक है ये बात, बढ़िया। बाकी विस्तार से उत्तर और समय आपको देंगे जी। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।